हेलो एवरीवन, मैं सुधीर कुमार आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं स्टडी विद सुधीर सर चैनल में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का ये जो सेशन है या एक श्रृंखला मैंने स्टार्ट करी है आप सबों के लिए, जो बेहद एग्जाम ओरिएंटेड है। भारतीय संविधान से रिलेटेड चैप्टर वाइज टॉप 25 क्वेश्चन है ना। तो हम क्या बात करेंगे? टॉप 25 प्रश्न पर बात करेंगे। टॉप 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, इस श्रृंखला में। और आज के सेशन में जो पहला चैप्टर है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आज दो चैप्टर पे हम बात करेंगे जिसके 25 प्रश्नों पर आपसे चर्चा होगी, जिनमें पहला जो है भारतीय संविधान का विकास, ये पहला टॉपिक है। दूसरा है भारतीय संविधान का निर्माण। बिल्कुल जिस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं वैसे ही प्रश्न की एक श्रृंखला है ये, तो निश्चित रूप से ये आपके परीक्षा में काफी मददगार साबित होगा। और आई होप अवश्य आप लोग इससे जुड़े और मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें ताकि इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और इसका लाभ आप उठा सकें। ओके, तो मैं क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट कर रहा हूं आप सबों के साथ। आप सभी से बारी बारी देखेंगे और साथ ही जैसा जरूरत होगा उस अनुसार से क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन भी करता चलूंगा आप सबों के साथ। ओके, तो जैसे देखिए अब आपके सामने प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, है ना। ये पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अधिवेशन की संख्या बतानी है आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखो इसका राइट आंसर सी होगा। कुल 12 अधिवेशन हुए थे, है ना। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, जिनमें पहला अधिवेशन सबको पता होगा। पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, है ना। पहला जो अधिवेशन हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। और लास्ट जो अधिवेशन हुआ वो था 24 जनवरी 1950, सॉरी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को ये लास्ट मीटिंग हुआ, है ना। लास्ट मीटिंग हुआ और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को आपको ध्यान रखना है कि ये कह दिया गया कि आगे जब तक जनरल इलेक्शन नहीं होता है तब तक संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करेगी। पहला चीज ध्यान रखेंगे, संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करेगी। कारण आप लोग सब जानते होंगे या नहीं जानते तो आप जानेंगे कि पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ है 1952 में हुआ है, 1952 में, ठीक है। तो 50 से 52 तक हमारे देश में संसद के रूप में कौन काम किया? संविधान सभा काम किया, ठीक है। संविधान सभा ही काम किया। 24 जनवरी को कुछ एक और डिसीजन हुए थे, जैसे 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज ए प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिए गए, राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत कर दिए गए। दूसरा चीज क्या था? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मान्यता दिया गया। राष्ट्रगान, है ना, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को, ओके, राष्ट्रगीत को मान्यता दिया गया, ये ध्यान रखेंगे। तो 24 जनवरी 1950 ये अंतिम अधिवेशन है और 9 दिसंबर 1946 ये पहला अधिवेशन है। तो ये और इस टोटल जो अधिवेशन है इन दोनों के अतिरिक्त 10 और अधिवेशन हुए। टोटल अधिवेशन जो संविधान सभा का हुआ वो 12 हुआ, ठीक है, भारतीय संविधान के बनाने के लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप सब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, है ना। प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था संविधान सभा में, है ना। तो यहां पर आपको ये पहला आंसर जो है जवाहरलाल नेहरू आपको ध्यान रखना है, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। थोड़ी सी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है बट इसको क्लियर कर लें कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। ये प्रस्तावना एक्चुअली है क्या, है ना।
तो 9 जनवरी को पहला बैठक हुआ, 13 दिसंबर को, है ना, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, है ना, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है, इसी का मॉडिफाई वर्जन जो है वो आपको आगे प्रस्तावना कहलाता है ना। तो संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने किया था, है ना, 13 दिसंबर। यही फिर जनवरी 1947 में उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ था? तो जनवरी 1947 में, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के पारित हो जाने के बाद फिर संविधान बनाने की गतिविधियां आगे बढ़ी थी। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू आपको राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न को लेते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके सामने अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। यहां पर आप देखिए, क्वेश्चन है राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, है ना, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, है ना। यहाँ पर देखो, ये राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, है ना, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत। ये सब लोग जानते हैं। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, इनको ये पावर दिया गया है। ऑर्डिनेंस कब जारी किया जाता है? जब सामान्य रूप से कानून बनाना संभव नहीं होता है ना। कानून बनाने के लिए हमको ये जानकारी है, कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति होने चाहिए, क्योंकि कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट कानून तभी बना सकती है जब तीनों जो इसके घटक हैं वो मौजूद हों, राष्ट्रपति हो, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तभी यदि ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, तब वैसी परिस्थिति में इमरजेंसी में राष्ट्रपति को पावर दिया गया है अध्यादेश जारी करने का। ठीक है, और जो राष्ट्रपति अध्यादेश आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत जारी करते हैं, उसकी आयु जो है 6 महीना 6 सप्ताह है। 6 महीना 6 सप्ताह, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, 6 महीना 6 सप्ताह ये आयु अभी है। ओके, यहां पर पूछ रहा है राष्ट्रपति का ये जो पावर है वो किस अधिनियम से प्रेरित है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जब संविधान का विकास हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, 1861, और उसमें कहा गया था कि गवर्नर जनरल है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का पावर दिया गया था 1861 में। ठीक है, 1861 में अब वो अध्यादेश जारी कर सकता था गवर्नर जनरल। ठीक है, 1861 में। लेकिन हमारा जो संविधान है या राष्ट्रपति को जो ये पावर दिया गया है वो किसके द्वारा, किस एक्ट के द्वारा ये अध्यादेश निर्गत करने का शक्ति प्रेरित है या लिया गया है, तो उसमें आपको ये भारत सरकार अधिनियम 1935 मारिएगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है और ये परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये सिविल सेवा में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 1935 के द्वारा के जो प्रावधान है उसी से हमारे अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ठीक है, 1935 का अधिनियम सबसे बड़ा अधिनियम था ये। जितने भी अंग्रेजों ने अधिनियम लाए उसमें सबसे बड़ा अधिनियम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ओके, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन जो किया गया था वो ऑप्शन डी आपका सही होगा, 29 अगस्त 1947। ओके, तो ये प्रारूप समिति को ध्यान में रखना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, अंबेडकर थे अध्यक्ष, भीमराव अंबेडकर ये चेयरमैन थे प्रारूप समिति के, जो 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 का इसका गठन किया गया था, ये प्रारूप समिति का, ये ध्यान में रखेंगे। और प्रारूप समिति में टोटल जो मेंबर थे ना,
जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसके टोटल मेंबर 7 थे, ये आपको ध्यान रखना है, जिनमें एक अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे, बाकी सब सदस्य थे। मैं सदस्यों का नाम आपको बता दूं तो एन गोपाल आयंगर नेक्स्ट जो मेंबर हैं, गोपाल आयंगर, उनको ध्यान में रखेंगे, गोपाल आयंगर है ना, आयंगर, ये 2 हो गए। तीसरे मेंबर हैं आपको कृष्ण स्वामी आयंगर, तीसरा मेंबर कृष्ण स्वामी आयंगर, कृष्ण स्वामी आयंगर। चौथे मेंबर हैं के एम मुंशी, चौथे मेंबर हैं। और 5वें मेंबर हैं बी एल मित्रा, ठीक है, बी एल मित्रा, इसे मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ये क्लियर नहीं लिखाया है, बी एल मित्रा। इन चीज़ों को ना आप बिल्कुल बार बार देखकर इसको याद कर ले कि इस तरह के प्रश्न आए तो आपको छूटे नहीं। उसके बाद है डीपी खेतान, नेक्स्ट मेंबर है डीपी खेतान, इसको भी ध्यान में रखेंगे, डीपी खेतान, ठीक है, डीपी खेतान। और नेक्स्ट मेंबर है मोहम्मद सादुल्ला है ना, सादुल्ला, ये अगले मेंबर हैं। तो ये 7 मेंबर कौन कौन हो गए? अंबेडकर तो अध्यक्ष हैं, गोपाल आयंगर हैं, कृष्ण स्वामी आयंगर हैं, डीपी खेतान हैं, के एम मुंशी हैं, बी एल मित्रा और सादुल्ला, ये इसके मेंबर थे, है ना। यहाँ पर एक बात, 2 मेंबर इसमें चेंज हुए थे। बी एल मित्रा थोड़े समय के बाद हट गए थे, ये बी एल मित्रा थोड़े समय के लिए हट गए थे, तो इनके स्थान पर एन माधवन राव को सदस्य बनाया गया था। इनको रिप्लेस करके किनको बनाया गया? माधवन राव को, ठीक है, माधवन राव को बनाया गया बी एल मित्रा के जगह में, याद रखिएगा। और जो डीपी खेतान है, डीपी खेतान, इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, डीपी खेतान की आकस्मिक मृत्यु हो गई और इनके जगह जो बना डीपी खेतान के जगह ये कृष्णामचारी, ठीक है, कृष्णमचारी, टीटी कृष्णमचारी इनके जगह पे बना, टीटी कृष्णमचारी है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। इस तरह से प्रारूप समिति का गठन हुआ था। तो आई होप आपको याद भी हो जाना चाहिए प्रारूप समिति के 7 मेंबर। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे, है ना। उसके मेंबर में आप देखो गोपाल स्वामी आयंगर, कृष्ण स्वामी आयंगर, के एम मुंशी, बी एल मित्रा, सादुल्ला, डीपी खेतान, ये मेंबर थे इसके। इसमें 2 चेंजेस क्या क्या हुए? बी एल मित्रा को कुछ दिन के बाद हटा दिया गया या खुद हट गए, उसके जगह माधवन राव आए, और डीपी खेतान की मौत हो गई, उसके जगह पे टीटी कृष्णमचारी आए, है ना। तो ये प्रारूप समिति आपको ध्यान रखना है ना, प्रारूप समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 5 क्या है ना। 5 देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा भारतवासी, है ना, देश के प्रशासन में हिस्सा लेना प्रारंभ किए? ओके, तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो आपका राइट आंसर क्या है? चार्टर एक्ट 1833, है ना। 1833 में ये प्रावधान किया गया था, है ना। प्रावधान क्या था कि एक विधि सदस्य की नियुक्ति होगी, विधि सदस्य के रूप में। विधि आयोग का चूंकि गठन किया गया था, विधि आयोग गठन करने का प्रावधान किया गया था, है ना। विधि आयोग का गठन हुआ था और पहले अध्यक्ष इसके लॉर्ड मैकाले बने थे। विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड मैकाले, है ना, लॉर्ड मैकाले। और इसी अधिनियम में ये कह दिया गया था कि विधि आयोग का जो 4था सदस्य होगा वो भारतीय होगा, है ना। भारतीयों को विधि
सदस्य के रूप में शामिल करने की बात कही गई थी 1833 के एक्ट में, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन क ए सही होगा आपका, ठीक है। भारतवासियों को देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग और देखने का प्रयास करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है ना। तो यहां पर आप देखिए किस अधिनियम ने, ये तो पढ़ लिए हम लोग, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। और यहां पर देखिए भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं, है ना। ये बहुत पूछता परीक्षा में, आप ध्यान रखिएगा कितनी महिला सदस्य थी, ठीक है। टोटल संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य मौजूद थी, ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो आप उसको बनाएंगे महिला सदस्यों के बारे में, ठीक है। महिला सदस्य, तो महिला सदस्य, कुल महिला सदस्यों की जो संख्या है वो आपको 15 है। ये पहले राइट आंसर कर लीजिए, ये 15 महिला सदस्य हैं, है ना। अब आप सिविल सर्विस यूपीएससी की तैयारी करते हैं या बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो हो सकता है कि 15 महिला से भी रिलेटेड प्रश्न आ जाए कि इनमें से कौन महिला सदस्य थी, कौन महिला सदस्य नहीं थी। मतलब एक बार इन 15 महिला का नाम भी आपको जानना चाहिए, एक बार 15 महिला का नाम आपको सुना होना चाहिए कि कौन कौन महिलाएं थीं इसमें। ओके, तो मैं यहाँ कोशिश करता हूँ इन 15 महिलाओं का नाम आपको बताने का, ताकि आप एक दो बार इसको देखेंगे तो मेमोरी में रहेगा कि संविधान सभा में कौन कौन महिला सदस्य थीं। ओके, तो यहाँ पर जो पहला नाम है वो सुचेता कृपलानी, है ना। संविधान सभा में पहली महिला का नाम मैं लिख रहा हूँ, सुचेता कृपलानी, है ना, ये पहली महिला। ओके, दूसरी महिला के रूप में पूर्णिमा बनर्जी, है ना, पूर्णिमा बनर्जी, ये नाम आपको ध्यान में रखना है ना। ये नाम एक दो बार देख लेंगे आप सब, ठीक है। एक दो बार ये नाम देखे रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है कमला चौधरी, कमला चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपको मालती चौधरी, ये सब संविधान सभा, इनके स्टेट भी हैं, किस किस स्टेट से बिलोंग कर रहे थे, तो ये और कठिन क्वेश्चन होगा, है ना। पहले 15 महिला का नाम जानते हैं हम लोग, ओके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू, ये भी महिला सदस्य थी संविधान सभा के। उसके बाद लीला राय, ठीक है, लीला राय। उसके बाद हंसा मेहता, ठीक है, हंसा मेहता, ये भी सदस्य थी। दुर्गाबाई, है ना, दुर्गाबाई। और उसके बाद बेला मुथन, ये भी महिला सदस्य थी, ठीक है, महिला सदस्य थी। और अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है। ये तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर हो गए, है ना। तो ये 10 सदस्य थे। इसके अलावा 5 और थे, ये तो 10 मेंबर हो गए। 5 कौन कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित, है ना, विजय लक्ष्मी सॉरी, इसको हटा लेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे विजय लक्ष्मी पंडित, है ना, विजय लक्ष्मी पंडित। उसके बाद अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर का नाम आप सब पढ़े होंगे, अमृत कौर, है ना, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। रेणुका राय, ये इनका नाम ध्यान में रखिए।
ये एक नाम बड़ा पूछता है, ये है आपको बेगम एजाइज रसूल। एजाइज रसूल है ना, एजाइज रसूल है ना, एजाइज रसूल का नाम आपको ध्यान में रखना है। और एनी मैस्करीन, एनी मैस्करीन। ओके, तो ये 15 मेंबर संविधान सभा के थे, है ना। मैं एक बार फिर से पढ़ दूं आपको, यहाँ पर इसको स्टेट वाइज थोड़ा सा मैं कर दूं आपको। सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी और कमला चौधरी, ये तीनों जो हैं ये यूपी के हैं। ये तीनों नाम जो है आपका उत्तर प्रदेश। ओके, अब मालती चौधरी, ये मालती चौधरी उड़ीसा है ना, मालती चौधरी उड़ीसा। ओके, ये उड़ीसा की थी। उसके बाद देखो सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ठीक है। उसके बाद लीला राय, लीला राय देखो ये बंगाल की है ना, लीला राय बंगाल की। हंसा मेहता, हंसा मेहता आपको मुंबई है ना, हंसा मेहता मुंबई। जी दुर्गाबाई मद्रास, जी दुर्गाबाई मद्रास की हो गई, ठीक है। और बेला मुथन जो है वो भी मद्रास, बेला मुथन भी पूरा मद्रास, मतलब दशामिनी बेला मुथन है, तो ये मद्रास की थी। और अम्मू स्वामीनाथन ये भी मद्रास, ठीक है, मद्रास की। ओके, उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित ये यूपी, विजय लक्ष्मी पंडित यूपी। उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर ये मध्य प्रांत, मध्य प्रांत। रेणुका राय पश्चिम बंगाल। एजाइज रसूल उत्तर प्रदेश, एजाइज रसूल उत्तर प्रदेश ध्यान में रखिएगा। और एनी मैस्करीन जो, एनी मैस्करीन ये ट्रावनकोर, ये ट्रावनकोर से थी। तो ये 15 महिला सदस्य थी, एकदम कन्फर्म आपको ध्यान रखना है। और परीक्षा में किसी भी तरह का प्रश्न आए, इन 15 नाम को थोड़ा 2-4 बार आप जरूर देखिए, ताकि आपको जो कठिन क्वेश्चन हो वो आप पकड़ पाएं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और आपको बताने का प्रयास करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया है ना, क्वेश्चन नंबर 7। और इसकी बात आप देखिए, भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई है ना, भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई किस एक्ट के द्वारा? 1892 के काउंसिल एक्ट, 1902, 1919, 1935। तो यहाँ पर जो द्विसदनीय बनाया गया ना, ये सिंपल आंसर बहुत बार पूछता परीक्षा में, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ठीक है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट भी कहते हैं। इसे हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं इसको। और इसी के द्वारा जो है ये विधायिका द्विसदनीय किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। साथ ही 1919 के अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था, है ना, प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था। ओके, डायरसी लाया गया था प्रांतों में। तो ये 1919 का अधिनियम आपको ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपको, है ना। क्या प्रश्न है, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमिटी, है ना, ड्राफ्टिंग कमिटी मैं पहले ही चर्चा कर चुका आपसे, है ना, ड्राफ्टिंग कमिटी। और ड्राफ्टिंग कमिटी में कुल कितने मेंबर थे, तो 7 मेंबर थे। मैं आपको बता चुका हूँ 7 मेंबर का नाम, उसको ध्यान रखिएगा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर थे, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसका पहले ही एक्सप्लेनेशन कर चुके। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष, अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर आप देखिए,
संविधान सभा, आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को हुई थी, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था टेम्पोररी चेयरमैन, ठीक है। और फिर 11 दिसंबर 1946 को जो अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया। ओके, तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होगा? क्योंकि ये परमानेंट अध्यक्ष है तो ऑब्वियसली यही होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब ऑप्शन बी या ख आपका सही आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं और यहाँ पर आप देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव, ये क्वेश्चन थोड़े से मिलते जुलते इसलिए हैं कि विभिन्न परीक्षाओं के हिट क्वेश्चन हैं और इस प्रकार से उन परीक्षाओं में पूछे गए हैं, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसका भी मैं चर्चा किया आपको संविधान सभा में। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था और 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तुत किया गया था, है ना। और ये 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। और मैं आपको समझाया कि यही उद्देश्य प्रस्ताव का जो मॉडिफाई वर्जन है, इसी का जो विकसित रूप है, उसी को हम लोग प्रियम्बल के नाम से जानते हैं, प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। तो JL नेहरू आपको ध्यान में रखना है, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था JL नेहरू ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? है ना, बर्मा भारत से अलग हुआ, प्रश्न यही है, बर्मा भारत से अलग हुआ। तो ये प्रश्न बड़ा आसान है, इसलिए आसान है कि यदि बर्मा कब सेपरेट हुआ वो यदि आपको जानकारी है ना। जैसे देखो, बर्मा 1936 में भारत से अलग हुआ, तो निश्चित रूप से इसके पहले जो एक्ट आया होगा उसी में प्रावधान किया गया, है ना। और उसके पहले कौन सा एक्ट दिख रहा है? तो 1935 का एक्ट दिख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दिख रहा है 1935, और इसी के द्वारा देखो बर्मा को अलग किया गया। ओके, 1935 के एक्ट के तहत 1936 में बर्मा को अलग किया गया था। ये 1935 का अधिनियम काफी बड़ा था, है ना, और इसके द्वारा ढेर सारे प्रावधान किए गए थे। और मैं कह सकता हूं, या आप जानते भी होंगे कि ये पूरा जो है 1935 का एक्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिया गया है, पूरा का पूरा ये शामिल कर लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? है ना, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आप यहाँ देखिए, मैं पहले कितनी बार बता चुका आपको, 9 दिसंबर 1946। ओके, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 के हुए। अब इसमें क्या महत्वपूर्ण बात जानने वाली है? पहला चीज तो आपको ध्यान रखना है कि पहला टेम्पोररी चेयरमैन कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा आपको ध्यान रखना है ना। और दूसरा जो अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ये कहाँ हुई, है ना, भारत के किस शहर में ये बैठक हुई थी, ये आपको ध्यान करना है, ठीक है। तो ये दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई थी और इसके टेम्पोररी चेयरमैन जो थे वो आपको क्या थे? टेम्पोररी चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ ये प्रश्न आपको महत्वपूर्ण है, दिल्ली में हुआ था ये बैठक, पहला बैठक। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप क्या है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? है ना, कौन सदस्य नहीं था? ओके, तो ये सीधा सीधी पूछ रहा है। पांडुलेखन समिति कहने का मतलब ये प्रारूप समिति की बात कर रहा है, ठीक है। प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति की बातें हो रही यहाँ पर। तो पांडुलेखन समिति का सदस्य कौन नहीं था वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो पीछे मैंने बताया था,
तो उसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं था, है ना, तो जवाहरलाल नेहरू आप इसको मारेंगे, ठीक है। पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। ये ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं, पांडुलेखन, है ना, संविधान लिखने के लिए जो कमेटी बनी थी उसमें जवाहरलाल नेहरू उसके मेंबर नहीं थे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 को लेते हैं और देखते हैं कि वो कैसा प्रश्न है, इसमें क्या जानने वाली बातें हैं। तो यहाँ पर जो ये हमारा कोशिश है, आप सब समझ गए होंगे कि क्वेश्चन तो बताना ही है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 2 चैप्टर के 25 टॉप क्वेश्चंस हैं आपके सामने, और इसके माध्यम से उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो और बातें हो सकती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आप उस क्वेश्चन की पूरी जानकारी आपको हो सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको बता दूं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को डिजॉल्व कर दिया जाना चाहिए, ये बात किसने कही थी, है ना। तो एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो सिफारिश इन्होंने करी थी वो महात्मा गांधी ही है ना। महात्मा गांधी ने ये बातें कही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। ओके, महात्मा गांधी, ये स्टेटमेंट है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, इसको एक बार पर देखना होगा, आपको ध्यान में रखना होगा परीक्षा में, चूंकि ये यूपीएससी के प्रश्न हैं, ये आईएएस के प्रश्न हैं, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, अब आपके सामने सवाल है, ये भी सारे ये सवाल जो है सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए। यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। प्रांतीय समिति, है ना। आपको पता होगा कि जो हमारा संविधान बना है, जो हमारा संविधान बना है वो समिति प्रणाली बेस्ड है। क्या बेस्ड है? समिति प्रणाली, ठीक है, समिति प्रणाली पर आधारित है, समिति प्रणाली, है ना, समिति प्रणाली पर। और संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का गठन किया गया था, 22 समितियों का गठन किया गया था संविधान निर्माण के लिए, है ना। और इन्हीं 22 समितियों के रिकमेंडेशन के आधार पर फिर संविधान की ड्राफ्टिंग की गई थी, प्रारूप तैयार किया गया था। ओके, तो 22 समितियों में ही एक समिति है प्रांतीय संविधान समिति, है ना। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है, ठीक है। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, सरदार पटेल थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ढेर सारी समितियां थी यहाँ पर, है ना, जिनमें चर्चा किया जा सकता है, ढेर सारी समिति। जैसे अब यहाँ पर मान लो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हो गए, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल हैं, है ना। तो उसी तरह से एक हो सकता है संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, ठीक है, JL नेहरू है ना, JL नेहरू, संघीय संविधान। ओके, उसी तरह से और चीजों पे आप चर्चा कर सकते हैं, जैसे मूल अधिकार समिति थी, जो परीक्षा में पूछता है, 2-4 मैं आपको बता दूं। मूल अधिकार समिति, है ना, मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे, सरदार पटेल थे, इसको ध्यान में रखिएगा, मूल अधिकार से रिलेटेड, है ना, ठीक है। उसी तरह से नियम समिति, नियम समिति, नियम समिति, नियम समिति राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, है ना, राजेंद्र प्रसाद। उसी तरह से संचालन समिति, संचालन समिति, संचालन समिति के भी हेड कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। इसी तरह से 22 समितियों का गठन किया गया था यहाँ पर, है ना। उसी तरह से आगे मिलेगा क्वेश्चन, एक आगे भी क्वेश्चन है,
तो वहां पर विशेष बातें और करेंगे। ओके, तो बात समझ गए। समिति प्रणाली, ये समिति प्रणाली किस एक्ट के द्वारा हम लोगों ने फॉलो किया है? तो 1919 का एक्ट है ना, 1919 का एक्ट के द्वारा हम लोगों ने फॉलो किया है समिति प्रणाली, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट के नाम से जाना जाता है। उसी एक्ट से हम लोगों ने समिति प्रणाली को फॉलो किया है और 22 समिति गठित हुए। उनमें से 2-4 कमेटियों के बारे में मैंने बताया और उनके हेड कौन थे इसके बारे में मैंने बताया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं हम लोग और जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ गया। और निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? है ना, अंतरिम मंत्रिमंडल जो बना था, है ना, उसका सदस्य नहीं था, यहां पर प्रश्न है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आराम से पकड़ा जाएगा आपका। सी राजगोपालाचारी, देखो राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। तो इसमें देखो एस राधाकृष्णन, ये वाला आंसर जो है ना ये आपको सही हो जाएगा। ये नहीं थे, सदस्य नहीं थे। जो 1946 में हमारा जो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो सरकार बनी थी, 2 तरह के कैबिनेट बने, एक अगस्त 1946 में बने और एक 1947 में बने स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, तो 2 तरह के ये सरकारें गठित हुई थी। तो 1946 में जो सरकार गठित हुई, ठीक है, उसमें माउंटबेटन अध्यक्ष थे। 1946 में जो ये सरकार बनी उसके अध्यक्ष माउंटबेटन थे। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष माउंटबेटन, ठीक है। और उपाध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू, है ना, जवाहरलाल नेहरू। ओके, ये थे, जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। तो इसमें आपको एस राधाकृष्णन नहीं थे, जगजीवन राम थे, है ना। और जगजीवन राम को जो मंत्रालय मिला था वो श्रम मंत्रालय के प्रमुख थे। ये श्रम मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, श्रम मंत्रालय के प्रमुख थे, है ना। उसी तरह से सी राजगोपालाचारी जो हैं, सी राजगोपालाचारी, इनको शिक्षा मंत्रालय दिया गया था 1946 में, शिक्षा मंत्रालय। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो दिया गया था वो था कृषि मंत्रालय, है ना, कृषि मंत्रालय, है ना, कृषि मंत्रालय। तो देखो भाई, रिपीट कर करके देखना है और इसका लाभ उठाना है आपको, है ना। तो देखो, जो 1946 में अंतरिम सरकार जो बनी, मंत्रिमंडल बना, ये सबसे पहले तो ध्यान रखना ये 14 सदस्यीय था। 14 सदस्य में जो यहाँ पे 3 मेंबर का यहाँ डिस्कस किए। अध्यक्ष माउंटबेटन है, उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं, या प्रधानमंत्री कह सकते हैं उपाध्यक्ष के तौर पे। राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय मिला था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि मंत्रालय, जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय, एस राधाकृष्णन इस मंत्रिमंडल में नहीं थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं और अगले प्रश्न को जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप सब देखिए, है ना। देखो यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, है ना। बजट पर चर्चा करने का, बजट पर बहस करने का जो पावर मिला वो किस अधिनियम के तहत मिला, है ना। तो ये आपका राइट आंसर है 1892, 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसमें ये पावर दिया गया था विधान परिषद को बजट पर चर्चा कर सकता है, लेकिन कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई पूरक प्रश्न ये नहीं पूछ सकता है, ठीक है, बट ये चर्चा कर सकता है। ये 1892 का जो काउंसिल एक्ट है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम था, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेशर था कि अंग्रेजों ने इंडियन काउंसिल एक्ट लाया और उसमें भारतीयों को एक छोटा सा अधिकार दिया कि भाई आप बजट पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई पूरा प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। फिर भी एक बहुत बड़ी शुरुआत थी, भारतीयों ने उसे पॉजिटिव यूज किया, लोगों को बताया उस चर्चा के माध्यम से कि अंग्रेजों की पॉलिसी क्या है या वो चाहते क्या है। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 आप सब देखिए। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, है ना। सर्वप्रथम, ये पहला बार किसने प्रस्तुत किया, ठीक है। संविधान सभा, संविधान हमारा बने, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार किसने दिया, संविधान सभा का, है ना। तो संविधान सभा का विचार, जो पहली बार संविधान सभा का जो विचार दिया है वो है आपको स्वराज पार्टी ने, ठीक है। स्वराज पार्टी ने, ये ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी ने, ठीक है। ये संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया जाए, ये बातें कहीं होगी। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं आप सब, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे। भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, के.एम. मुंशी, है ना। तो देखो बी.एन. राव ये जो है ना, ये मुख्य सलाहकार थे, मतलब सही आंसर आपका ग होगा, सी होगा, बी.एन. राव। बी.एन. राव का पूरा नाम आप सब जानते हैं, बी.एन. राव का पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव था। और ये संविधान निर्माण के समय ये क्या थे, सलाहकार थे, है ना। और इन्होंने ही जो 22 कमेटियां बनी थी, 22 कमेटियों की सिफारिश के आधार पर संविधान का जो ड्राफ्टिंग किया वो बी.एन. राव ने ही किया था, बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव ने किया था। इसलिए बी.एन. राव को संविधान का शिल्पीकार कहते हैं, संविधान का शिल्पीकार कहते हैं इनको, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं बी.एन. राव, है ना। तो ये बी.एन. राव आप ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर देखिए आगे आपको बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, किस क्षेत्र से चुन के आए थे संविधान सभा के लिए, ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर। ओके, तो बी.आर. अम्बेडकर किस से आए थे, तो मुंबई प्रेसिडेंसी से चुनकर आए थे, ये आप ध्यान रखिएगा। हालांकि भीमराव अम्बेडकर कहाँ के हैं, तो एमपी के हैं, है ना, एमपी के हैं भीमराव अम्बेडकर निश्चित रूप से, ठीक है, एमपी के। इसको हटा लेते हैं, है ना, एमपी के हैं, बट मुंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। ओके, भीमराव अम्बेडकर, और भीमराव अम्बेडकर जिनको हम लोग भारतीय संविधान का पिता भी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं हम लोग, संविधान का पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाने जाते हैं ना। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये इनका इम्पोर्टेंस आपको ध्यान में रखना है। देन बहुत ही पढ़े लिखे और एक सुलझे हुए भारतीय नेता भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आगे। यहाँ पर संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। अभी तुरंत में बताया कि जितने भी अध्यक्ष थे, जितनी भी समितियां थीं 22 समिति, उसमें कुछ पर तो मैं चर्चा किया था, लेकिन फिर से आपके सामने यहाँ पर एक समिति आ गया, झंडा समिति, ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसको ध्यान में रखना है आप सबों को, ठीक है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पी मारना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, झंडा समिति, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं हम लोग और जानने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, 23 देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था,
ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या सीधे जनता द्वारा चुने गए थे संविधान सभा के सदस्य, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, या भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, या प्रांतीय सभाओं द्वारा, है ना। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान सभा एक इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों था, बट इसका जो इलेक्शन हुआ था वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस से हुआ था, है ना। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर हुआ था इसका चुनाव, और एक प्रकार का अप्रत्यक्ष चुनाव था। इसमें डायरेक्ट जनता ने नहीं पार्टिसिपेट किया था। इसका जो चुनाव हुआ था बेसिकली प्रांतीय सभाओं द्वारा इनका चुनाव किया गया था, और कुछ प्रेसिडेंसी के द्वारा ये अपॉइंटेड मेंबर थे यहाँ पर, तो प्रांतीय सभाओं द्वारा, है ना। ये सही आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 23 का। ओके, प्रांतीय सभाओं द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये 24 कौन सा है? ओके, तो यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा, है ना। भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो किसके द्वारा अपनाया गया था? संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई उस समय तो भारतीय संसद था नहीं, है ना। भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो ये 1949 में अपनाया गया था, है ना। तो 1949 में तो पार्लियामेंट था नहीं, पार्लियामेंट का तो 52 में आया। अच्छा, गवर्नर जनरल भी जो है ये 1947 में आपको जो इंडिपेंडेंस बिल आया उसी के तहत इसको हटा दिया गया। ब्रिटिश संसद भारतीय संविधान को क्यों अपनाएगी? तो निश्चित रूप से संविधान सभा, है ना। संवैधानिक सभा थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए यहाँ दिया हुआ है, लेकिन है ही एक्चुअली संविधान सभा, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। ये प्रस्तावना में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला ए आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर अब 25, ये जो सेशन आपका चल रहा है टॉप 25 क्वेश्चंस प्रत्येक चैप्टर से, और उसका ये आखिरी प्रश्न है आपके सामने। 25 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण है। देखो, संविधान के प्रारूप पर, संविधान की जो ड्राफ्टिंग की गई उसमें कुल कितने दिन बहस हुआ था, है ना। तब जाके वो जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान सभा के संविधान का जो प्रारूप था उस पर विचार करने के लिए, ड्राफ्टिंग पर विचार करने के लिए 3 वाचन हुए थे, है ना। और आफ्टर 3rd रीडिंग के बाद संविधान को पारित किया गया था। तो यहाँ सवाल ये कहता है कि ये जो प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस हुई थी, है ना। डे काउंट करना है, तो डे काउंट करना है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो क होगा। 114 दिन तक बहस हुई थी, 3 वाचन हुए थे, है ना। 3 वाचन हुए थे, 3 वाचन हुए थे, और तीसरे वाचन के बाद, है ना, तीसरे वाचन के बाद आफ्टर 3rd राउंड रीडिंग संविधान को पारित किया गया था, है ना। संविधान पारित, है ना। आफ्टर 3rd राउंड रीडिंग जो है सो संविधान पारित कर दिया गया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको हमारी बात समझ में आई होगी। ये जो श्रृंखला शुरू मैंने किया है उसके बारे में समझ में आई होगी, और ये क्वेश्चन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप देखेंगे तो अवश्य जानेंगे, और इसे बार बार देखना है, और साथ ही अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी हमें छोड़ने हैं, आपको बताने हैं इनके जो आपके कमेंट हैं, आपकी राय में कितना इम्पोर्टेंस है इसका आपकी परीक्षा के लिए, वो जरूर शेयर करें आप, और इस चैनल के साथ जुड़े। फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, और लोगों तक ये बात पहुँचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें, और ये जो फ्री कंटेंट के बारे में या फ्री जो सेवा आपको मैं कर रहा हूँ उसका लाभ उठाएं। ओके, तो आज का सेशन यहीं तक। नेक्स्ट हम अगले चैप्टर को लेके आएंगे, है ना। अगले चैप्टर को लेके आएंगे जिसमें भारतीय संविधान की विशेषता, प्रकृति के से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वैसे 25 क्वेश्चंस आपके लेके आएंगे। तो बट आज का सेशन यहीं तक। धन्यवाद आप सबों का, और नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।